योगी मॉडल की चर्चा उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। योगी के बुलडोजर की डिमांड चुनावी राज्यों में भी होने लगी है और एक बार फिर से सीएम योगी को चुनावी राज्यों में प्रचार की कमान सौंपी गई। सीएम योगी छत्तीसगढ़ और एमपी में 30 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। कल यानी कि 4 और फिर 5 नवंबर को छत्तीसगढ़ में जनसभा करेंगे। जगदलपुर, बस्तर और सुकमा में सीएम योगी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वहीं एमपी में 7 और 8 नवंबर को योगी की चुनावी जनसभाएं प्रस्तावित हैं। आखिर सीएम योगी इतने डिमांड में क्यों हैं? आखिर दूसरे राज्यों में बीजेपी प्रत्याशी क्यों योगी से अपनी सीट पर रैली करवाना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब भी आज हम आपको बता देते हैं। अगर सीएम योगी के स्ट्राइक रेट की बात करें तो गुजरात में 28 सीट पर प्रचार उन्होंने किया था और बीजेपी को 23 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं हिमाचल में 12 सीटों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली की थी। इनमें से 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। त्रिपुरा में 6 सीट पर उन्होंने प्रचार किया तो यहां पर उन सभी 6 सीट पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत हुई थी। वहीं अगर हम बात कर लें यानी कि जहां भी सीएम योगी आदित्यनाथ रैली करते हैं या जनसभा को संबोधित करते हैं उस सीट पर 90% जीत पक्की हो जाती है। और इसलिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में योगी की डिमांड बढ़ी है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। योगी के अपराध नियंत्रण मॉडल की चर्चा चुनावी राज्यों में हो रही है। बुलडोजर वाले बाबा की डिमांड खूब बढ़ गई है और संदेश देने की कोशिश हो रही है। यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, अब सब चंगा। ये जो बुलडोजर है ये उत्तर प्रदेश का वही प्रतीक है। दुष्टों के लिए ये उसका उपचार है और विकास के लिए एक रास्ता बनाने का माध्यम भी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी यह एक उपचार है। ये दोनों उपचार इसके साथ साथ चलते हैं, जिसके बारे में कभी कहा गया था ना कि शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवृत्ते। हम सज्जनों का संरक्षण करेंगे, सज्जनों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन दुष्टों के साथ उतनी ही सख्ती करेंगे। 2024 में होने वाले लोकसभा और 2023 में हो रहे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया है और कानून व्यवस्था के साथ ही विकास को मुद्दा बनाया है। जाहिर है योगी मॉडल से जनता का बड़ा समर्थन हासिल किया जाए और बुलडोजर की धमक दूसरे प्रदेशों में भी पहुंचाया जाए। तेजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। हमने भी सुना है भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गांजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। सटीक एकदम निशाना मार मार कर। भाइयों बहनों, अराजकता और गुंडागिर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। यूपी के योगी मॉडल की चर्चा उत्तर से पूर्वोत्तर तक है, इसलिए गुजरात, त्रिपुरा और कर्नाटक के बाद सीएम योगी एक बार फिर 5 राज्यों में हुंकार भरेंगे और हिंदुत्व की छवि और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से वहां की जनता को अवगत करवाएंगे। दरअसल सीएम योगी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 30 से ज्यादा जनसभाएं करेंगे। 4 और 5 नवंबर को छत्तीसगढ़ में जनसभा होगी। जगदलपुर, बस्तर और सुकमा में जनसभा करेंगे। मध्य प्रदेश में 7 से 8 नवंबर को योगी की जनसभा होगी। योगी आदित्यनाथ को 5 राज्यों में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व मिला है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के चुनावी स्ट्राइक रेट की बात करें तो गुजरात में 28 सीटों पर चुनाव प्रचार किया, जिसमें बीजेपी 23 सीट जीती। हिमाचल प्रदेश में 12 सीटों पर रैली, बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की। त्रिपुरा में 6 प्रत्याशियों के लिए मांगा था, सभी सीट पर कमल खिला। यानी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में योगी के बुलडोजर मॉडल को जनता कबूल कर रही है, जिसे अब छत्तीसगढ़ समेत
5 राज्यों के चुनाव में भुनाने की कोशिश होगी। 30 से ज्यादा जनसभाएं करने जा रहे हैं चुनावी राज्यों में। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान और तेलंगाना में जनसभाएं करेंगे। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस से पंगा लेना अब महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की नजर अखिलेश यादव के बड़े बड़े नेताओं पर भी है, जिसे तोड़कर अब कांग्रेस में मिलाने की तैयारी चल रही है। और इसका ताजा तरीन उदाहरण कुर्मी नेता रवि वर्मा का समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देना है, जो जल्द ही अब कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। इसी बीच कांग्रेस की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि कुछ नेताओं की ज्वाइनिंग होने वाली है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि सेंधमारी कांग्रेस की आदत में शुमार है। कांग्रेस ने कहा कि नेताओं की होने वाली ज्वाइनिंग को हम घर वापसी कह रहे हैं। तो इस पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस सेंध लगा रही है तो नियत समझ सकते हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि उसके अभियान से नेता प्रभावित हो रहे हैं। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गठबंधन को हमेशा धोखा दिया है। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे इंडी गठबंधन के सहयोगी पार्टी अब जोड़ तोड़ की सियासत में उलझ गए हैं। अखिलेश के दावे, चुनावी वादे और सीटों पर टाइट फाइट के बीच पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ सियासी स्ट्राइक शुरू कर दी है और सेंधमारी अब लगातार जारी रहने वाली है। ये है रवि वर्मा, जिनकी कुर्मी वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ है और इनका अब अखिलेश यादव से मोह भंग हो चुका है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी पर प्यार उमड़ने लगा है। कोई पद का महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। पद तो जैसे मैं राष्ट्रीय महासचिव था, मैं अखिलेश जी को वापस कर आया था। एक मीटिंग में जब मुझे लगा कि वो बातों को संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो मैंने महासचिव का इस्तीफा लिखकर उनको वहीं दे दिया था। बात पद की नहीं होती है, बात समर्पण की होती है। हम जिन उद्देश्यों के लिए समर्पित हैं, उन उद्देश्यों पर हमें काम करना है। अगर सहयोग मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग अलग लड़ेंगे। रवि वर्मा अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, जो अखिलेश यादव के लिए अच्छी संकेत नहीं है, क्योंकि रवि वर्मा 4 बार से सांसद और कुर्मी समाज के बड़े नेता माने जाते रहे हैं। लखीमपुर खीरी से वर्मा परिवार के पास करीब 10 बार सांसदी रही है और अब रवि प्रकाश वर्मा अपनी बेटी पूर्वी वर्मा के साथ लखनऊ में कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। यानी कांग्रेस ने जो कहा था अब वो हो रहा है। मैंने ये कहा कि जो व्यक्ति कष्ट में होगा, दिक्कत में होगा, परेशानी में होगा, उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। मुसलमानों का आपने कहा कि पुराना घर है कांग्रेस पार्टी। आपने ये कहा कि पुराना जो घर है, ये बात मैंने कहा था। निश्चित तौर से हमारे यहाँ जो भी हमारे साथ जब भी रहे हैं मुसलमान भाई, हमारे साथ खड़े रहे, कभी उनके ऊपर अत्याचार अन्याय नहीं होने दिया हम लोगों ने, उनके साथ हम खड़े थे और लोकसभा चुनाव में जोड़ने की निश्चित तौर से सभी लोग हमारे लोग लगे हैं। हम जहाँ पर भी, अभी आप देखिए सभी वरिष्ठ लोग आज हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं। सेंध लगा रही है तो आप कांग्रेस की नीयत समझ लीजिए। अगर कांग्रेस सेंध लगा रही है तो कांग्रेस की नीयत क्या है? मुझे तो बहुत पहले पता था कि वो पार्टी से खुश नहीं हैं, वो किसी दल में जाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी सेंध लगा रही है तो सेंध लगा रही है, और मध्य प्रदेश के लोगों ने बड़े करीब से देखा है कि अलायंस को धोखा देने का काम किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया। अब कांग्रेस की नजर उन विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेताओं पर है जो दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, जिनकी पकड़ खास वोट बैंक पर है, और उसे साधने के लिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेताओं को पाले में लाया जा सके। इसके लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि एक दिन पहले ही शिवपाल यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया था। कांग्रेस की जिम्मेदारी है इंडिया गठबंधन बनाए रखने का। अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, तो उसकी जिम्मेदारी है। तो उनका यहाँ अभी देख ही रहे हो, कुछ है यहाँ, कुछ है नहीं। उत्तर प्रदेश में केवल समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है और हरा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का दावा ये भी है कि जो कभी कांग्रेस के साथ थे उनकी घर वापसी करवानी है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या फिर पिछड़ा अति पिछड़ा। तमाम अभियानों से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेता, खास करके
दलित, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं और जल्द ही वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दामन थामेंगे, कांग्रेस के हाथों को मजबूत करेंगे। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि जिस पार्टी के जनाधार पर सवाल खड़े किए गए, जिसके नेतृत्व पर सवाल खड़े किए गए, अब उसी सहयोगी दल को जवाब देने की तैयारी में है, जिसके साथ अब तक चुनाव लड़ने की बात हो रही थी, क्योंकि यूपी कांग्रेस अब जोड़ तोड़ की राजनीति पर भरोसा कर चुकी है और इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी से ही हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छब्बीस दलों की एकमात्र कोशिश मोदी को हराने की है, लेकिन इस कोशिश का सियासी करिश्मा देखिए, वही दल अब कांग्रेस के खिलाफ इंतकाम का पैगाम देने लगे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने के बाद अब सहयोगी दल समाजवादी पार्टी, जेडीयू और आम आदमी पार्टी करीब 92 सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ रही है, जो कांग्रेस के लिए चुनौती से कम नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी 73 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं जेडीयू 5 सीट्स पर चुनाव लड़ रही है, यानी मध्य प्रदेश में अपने सहयोगियों से ही कांग्रेस का सामना होगा, जिसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलने वाला है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखा दें। बीजेपी से इंतकाम का पैगाम देने की कोशिश हुई, 26 दलों की सियासी एक्सरसाइज भी हुई, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसी गठबंधन के अगुवा को अपनों ने ही चारों तरफ से घेर लिया। अखिलेश के साथ नीतीश और केजरीवाल के दांव से अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में तनाव से जूझ रही है, क्योंकि 230 सीट वाले चुनावी राज्य में 90 सीटों पर अपनों से ही जंग छिड़ गई है। यानी एमपी में कांग्रेस के खिलाफ सहयोगियों ने ही चक्रव्यूह रचना की है। समाजवादी पार्टी ने 73 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं जेडीयू मध्य प्रदेश में 5 सीटों पर लड़ रही है। यानी विपक्ष की तरफ से 1 सीट पर एक उम्मीदवार वाला फॉर्मूला 23 में ही फेल हो गया, क्योंकि अपनों ने ही कांग्रेस के साथ खेल कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों द्वारा बीजेपी को हराने के लिए बनाया गया इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव से पहले ही बिखरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ शामिल सपा, जदयू और आप जैसे विभिन्न राजनीतिक दलों ने ही मध्य प्रदेश की 92 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए अखिलेश यादव के साथ ही नीतीश कुमार भी ताल ठोंक रहे हैं और नसीहत दे रहे हैं कि अगर विधानसभा में परिणाम उलट हुए तो फिर 24 के रण में 26 दलों का मेल संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस गठबंधन में सबसे बड़ी लड़ाई पीएम फेज की है। जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था वो आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, और कांग्रेस ने भी जो प्रत्याशी बनाया वो दूसरी जगह से बनाया। जो जीत रहा होगा वो क्यों किसी के दल में भेजेगा? सवाल ये है कि किसने लेन देन कराया है? क्या कांग्रेस ने लेन देन कराया है? क्या बीजेपी ने पुरानी आदत अभी तक नहीं छोड़ी? इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं कि दोनों की मिली भगत से लेन देन हुआ है, वरना समाजवादी पार्टी का वहां पर प्रत्याशी होता। तो अभी तक जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक जुट के काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं है। कांग्रेस अब इसी कश्मकश में है कि जिस सीट पर वो सहयोगियों के साथ बीजेपी को टक्कर देने की चाह में थी, अब उन्हीं सीटों पर अपनों ने चुनाव से पहले ही गेम खराब कर दिया। कमोबेश एहसास कुछ अजीब और गरीब हैं तेरे, ऐ सियासत, जाने क्यों पल भर में खुश तो दूसरे ही पल में उदास है, जिसका अब कांग्रेस को एहसास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, खासकर दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है।
पूरा का पूरा शहर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है और स्कूल जाने वाले बच्चे भी परेशान हैं और इसकी वजह पंजाब हरियाणा में चल रही बेहिसाब पराली है। सीएम योगी ने भी इसके लिए पंजाब और हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया। सीएम योगी ने कहा, पंजाब में पराली जलाने से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ा है। पंजाब से आए धुएं से उत्तर प्रदेश में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर पर प्रदूषण की चादर बिछी है और लोग परेशान हो रहे हैं। पंजाब और हरियाणा सरकार से प्रदूषण के खिलाफ साथ आने की अपील भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, क्योंकि सवाल जिंदगी का है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे दिल्ली धुआं हो चुकी है। दिल्ली में हर दिन हर घंटे हवा का हाल खराब हो रहा है। हवा जहरीली से जहरीली और अब दम घोटू हो गई है। AQI लेवल इलाके के हिसाब से 400 से 600 तक पहुंच चुका है और लोगों की परेशानियां तेजी से बढ़ने लगी है। स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के पास इंतजाम ना के बराबर। ना तो अब तक कोई कदम उठाए गए और ना ही पंजाब में जलती पराली पर रोक लग सकी। सैटेलाइट इमेजेस क्या बता रही है? कहां पराली जल रही है, कहां पे औद्योगिक पॉल्यूशन के कारण ये समस्या खड़ी हुई है। पंजाब के ऊपर पूरी तरह रेड कलर से रंगा हुआ था। हरियाणा का भी उत्तरी क्षेत्र पूरी तरह रंगा हुआ था और जैसे ही हवा का झोंका वहां से चला, दिल्ली पूरी तरह अंधकार में डूब चुकी थी। शहर शहर धुंध की चादर बिछी है। दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है और फिक्रमंद योगी सरकार आसपास के राज्यों से पराली पर रोक की अपील कर रहे हैं, लेकिन ना तो केजरीवाल सरकार की तरफ से कदम उठाए गए और ना ही प्रदूषण रोकने के लिए निर्देश जारी किए गए। क्योंकि जो केजरीवाल कभी पंजाब पर प्रदूषण का आरोप मढ़ते थे, उसी आम आदमी पार्टी की सरकार जब पंजाब में आई तो जुबान पर खामोशी छा गई। दिल्ली में सांस लेना भारी पड़ रहा है। बच्चे घर से बाहर निकलें तो उनके फेफड़ों को बड़ा नुकसान होने का खतरा है। सभी की, दिल्ली के सभी लोगों की औसत आयु 12 साल कम हो रही है, जो पिछले 8-9 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को दिया है। बेसिकली ये जो कहते हैं ना, बिल्कुल उसके विपरीत करते हैं। जो केजरीवाल और भगवंत मान, ये बिल्कुल स्टेज शो है, इससे अलावा कुछ नहीं है। ये तो मैं तो बाकी की जो देश की बाकी यहाँ ये घूम रहे हैं, ये सिर्फ पंजाब के पैसे से पब्लिसिटी करके घूम रहे हैं। क्योंकि देखो, पंजाब में कभी भी 100 करोड़ से ज्यादा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को फंडिंग नहीं थी। अभी 900-950 करोड़ है और जो जहाज है वो भी पंजाब का यूज किया जा रहा है। लिहाजा पंजाब में पराली जलाने पर रोक से इतर अब स्कूलों में छुट्टी दी जा रही है। दिल्ली में 5वीं तक के स्कूल बंद। स्कूल 3 और 4 नवंबर तक बंद रहेंगे। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की तैयारी। छोटे बच्चों को घर में रहने की हिदायत। यानी दिल्ली सरकार मानती है कि प्रदूषण अब परेशानी का सबब बन चुका है, लेकिन पंजाब में पराली जलाने के मामले कम नहीं हुए, जो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। 1 नवंबर को पंजाब में पराली जलाने की कुल 1921 घटनाएं हुई, जो मौजूदा समय में सबसे ज्यादा है। पराली जलाने के मामले कम नहीं हो रहे। हरियाणा में पंजाब के मुकाबले पराली जलाने की घटनाएं न के बराबर हैं। हरियाणा में बुधवार को 99 जगह पराली जली। मतलब साफ है, पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में उछाल है, इसलिए अब प्रदूषण पर सियासी बवाल है। अरविंद केजरीवाल 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त हैं और दिल्ली की जनता गैस चैम्बर से त्रस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने पर चिंता जताई है। दिल्ली में पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के लिए दिल्ली के वन विभाग को फटकार लगाई है। बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर वन विभाग को फटकार लगाई गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि लोग गैस चैम्बर में रहें? हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली के नागरिक आज वायु प्रदूषण के कारण जिंदगी उनकी गंदगी में बीत रही है और इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। तो वन विभाग को कड़ी फटकार हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई है। अगली तारीख पर वन अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना का नोटिस, उस पर कार्रवाई करने पर विचार होगा अदालत के अंदर। सीएम योगी इन दिनों बीजेपी के चुनावी अभियान को धार दे रहे हैं और सौगात के साथ साथ अपराधी और माफियाओं को संदेश भी दे रहे हैं। बलिया में जनसभा को संबोधित करने के दौरान सीएम योगी ने मंचलों और बदमाशों को चेतावनी दी और कहा कि सुरक्षा में सेंध लगाया तो रावण और कंस जैसा हाल किया जाए। साथ ही गोरखपुर में मुख्यमंत्री ने योजनाओं का भी संदेश दिया। दिखाते हैं आपको कि किस तरह से कानून व्यवस्था का जिक्र सीएम कर रहे हैं और साथ ही योजनाओं की भी बात कर रहे हैं। आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, सरकार ने जो काम प्रारंभ किया है सुरक्षा का, सम्मान का और स्वावलंबन का, वह अनवरत चलेगा। और मैं इस बात के लिए फिर कहने के लिए आया हूं, बेटियों की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने सेंध लगाया तो फिर यमराज और भी उसकी राह को रोक नहीं पाएगा। अब तो रावण और कंस जैसी दुर्गति तो तय है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। उत्तर प्रदेश के अंदर 3.25 करोड़ गरीबों को शौचालय मिले, देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को शौचालय मिले। उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को राशन की सुविधा का फ्री में लाभ मिल रहा है। देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर कनेक्शन मिले। देश के अंदर यही संख्या बढ़ करके 9 करोड़ है और उत्तर प्रदेश के उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मैं खुशखबरी दे रहा हूं, हमारी सरकार ने तय किया है कि दीपावली और होली को एक फ्री में सिलेंडर उनको उपलब्ध करवाने का कार्य, भरा हुआ सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। उधर वाराणसी में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आईआईटी बीएचयू में बयानबाजी को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों की ओर से दर्ज करवाई गई है। धारा 505 और 502 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। वाराणसी के लंका थाने में केस दर्ज हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अजय राय की मुश्किल बढ़ती हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। आईआईटी और बीएचयू में बयानबाजी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर ब्रेक के बाद भी जारी है।